हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की हमको ज़रूरत क्यों होती है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कहीं भी कोई भी क्राइम सीन होता है, वहाँ पर हमें कोई स्किन का पार्ट मिल जाता है, या वहाँ पर हमें किसी का कोई हेयर मिल गया, या वहाँ पर किसी का सीमेन मिल गया, तो हम क्या करते हैं, उसमें से डीएनए निकालते हैं और फिर हम जिस पे भी हमको डाउट होता है उसके साथ हम वो डीएनए, जो भी क्राइम करने के लिए वहाँ पर जो लोग होते हैं जिन पे हमें डाउट होता है, हम उसके साथ वो डीएनए मैच करके पता लगाते हैं कि क्रिमिनल कौन है। या और भी चीज़ों में काम आता है, जैसे अगर कोई क्लेम कर रहा है, अगर कोई दो कपल है और वो क्लेम कर रहे हैं कि हम इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और हमें नहीं पता कि इस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, तो हम उसके फादर का डीएनए उसके साथ मैच करके पता कर सकते हैं कि वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है या नहीं। यानी क्रिमिनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या कई बार जो इंश्योरेंस क्लेम के लिए, जैसे किसी की डेथ हो जाती है उसका इंश्योरेंस क्लेम करना होता है, तो वहाँ पर भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है वो यूज़ में आती है। तो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यूज़ में आती है। अब ये प्रोसेस होता कैसे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हम करते कैसे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्राइम सीन से जो भी मिला है, किसी का हेयर मिल गया, ब्लड मिल गया, टिश्यू मिल गया, सीमेन मिल गया, अगर कोई रेप केस है तो वहाँ पर सीमेन मिल गया, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें वहाँ से डीएनए को आइसोलेट करना होगा, डीएनए बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले आइसोलेशन करना होगा। अब आइसोलेशन कैसे होता है, इस प्रोसेस को हम डिटेल समझेंगे। तो इसको आप यहाँ देखिए, इस पार्ट में यहाँ लिखा हुआ है, ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम हर तरीके की सेल का समझ रहे हैं कि हर तरीके की सेल में से डीएनए को हम बाहर कैसे निकालेंगे, आइसोलेट कैसे करेंगे। देखिए, एनिमल सेल है तो उसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ पर ये दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल में से अगर हमें डीएनए निकालना है, मैं आपको पूरा ही डिटेल बता रही हूँ, बायोटेक के अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ क्रिमिनल केस की बात करें तो वहाँ पर तो हमें सिर्फ एनिमल सेल ही मिलेगी। लेकिन अगर हम बायोटेक की ही बात करें, वहाँ पर भी हमें कई बार टेस्ट डीएनए निकालना होता है, तो वहाँ पर हर तरीके की सेल काम में आती है। तो देखिए, ये जो 3 सेल होती है इनमें सेल वॉल भी होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस सेल के बाहर जो सेल वॉल है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें डीएनए बाहर निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सेल्यूलेज एंजाइम का ट्रीटमेंट देंगे। जैसे आप उसको सेल्यूलेज एंजाइम का ट्रीटमेंट दोगे, उस सेल के बाहर से सेल वॉल हट जाएगी और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रह जाएगी। अब आप क्या करोगे, ये जो सेल है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डीएनए चाहिए, मतलब और सारी चीज़ें हमें हटानी है, हमें आरएनए हटाना है, हमें लिपिड या फैट हटानी है, हमें प्रोटीन हटाना है। तो इन सबको हटाने के लिए हम आरएनएज, लाइपेज, प्रोटीएज, इन एंजाइम का हम क्या करेंगे, इसको ट्रीटमेंट देंगे। तो जैसे ही आप इस एंजाइम का इसे ट्रीटमेंट दोगे, और एनिमल सेल में आपको सेल्यूलेज नहीं देना है, क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, उसको सीधा आपको ये 3 ट्रीटमेंट देने हैं, आरएनएज, लाइपेज और प्रोटीएज। तो क्या होगा, वहाँ से जो है वो सारी चीज़ें जो अलग हट जाएगी, सारे ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ अलग हो जाएगा, कचरा, और उसमें सिर्फ डीएनए वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जो हमने वो जो भी हमारे पास टेस्ट ट्यूब में जो चीज़ें होती है, उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के पीस होंगे, वहाँ पर ऑर्गन टूटे हुए होंगे, उनके पीस होंगे, तो हमें उसमें से सिर्फ डीएनए निकालना है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है जिसमें ये सारा प्रोसेस चल रहा है, उसमें हम डालते हैं चिल्ड इथेनॉल, एकदम ठंडा इथेनॉल डालते हैं। तो उससे होता क्या है कि डीएनए जो है वो ऊपर आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें नीचे बैठ जाती है पेंदे में। तो ऊपर आपको वाइट कलर का डीएनए दिख जाएगा, और फिर हम क्या करते हैं, उसे स्पूलिंग मेथड से बाहर निकाल लेते हैं। स्पूलिंग मतलब, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या करना है। इसमें जैसे ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, तो आपको यहाँ पर एक कोई वायर जैसा डालना है और उसको अंदर घुमाना है। तो आप जैसे जैसे घुमाओगे तो जो डीएनए होगा वो इसके ऊपर जो है वो पूरा इसके ऊपर लपटी जाएगा, और फिर हम उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्पूलिंग मेथड, यानी जब हम चम्मच की तरह कुछ चीज़ अंदर डालते हैं, वायर जैसा कुछ, और उसको घुमाते हैं तो पूरा डीएनए उस पर आ जाता है, इसको हम स्पूलिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, किसी भी सेल में से, जैसे आपको स्किन मिला है, हेयर मिला है या सीमेन मिला है, उसमें से हमने डीएनए बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब आपने डीएनए बाहर निकाल लिया। अब जो आपके पास डीएनए आया है, वो डीएनए कैसा है, बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही कम है, वो आपके पास बहुत छोटा है, क्योंकि आपने बाल में से डीएनए निकाला है, स्किन के छोटे से पार्ट में से डीएनए निकाला है, सीमेन में से निकाला है, तो वो इतना ज़्यादा डीएनए नहीं है, बहुत ही लेस अमाउंट है। तो हम अब क्या करेंगे, उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे, यानी सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डीएनए का आइसोलेशन, और सेकंड आता है इसमें एम्प्लीफिकेशन, मतलब एम्प्लीफाई करना, उसका नंबर जो बढ़ाना। तो इसके लिए हम यूज़ लेते हैं पीसीआर टेक्नोलॉजी।
जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी यहाँ पर आपके पास एक मशीन होती है, पीसीआर मशीन, उसमें वो डीएनए हम डालते हैं और फिर वो क्या करता है, उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है, उसको एम्पलीफाई करता है, उस छोटे से पीस से एक कंप्लीट पूरा डीएनए बना देता है वो, और उस डीएनए को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एम्प्लीफिकेशन में आपने क्या कर दिया, एक छोटे से पीस से पूरा कंप्लीट डीएनए बना लिया। ठीक है, पीसीआर टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि पीसीआर कैसे काम करता है। इसमें एक मशीन होता है जो एक छोटे से पीस से पूरा कंप्लीट डीएनए बना देता है। ठीक है, अब इसमें थर्ड स्टेप हमारे पास में है फ्रेगमेंटेशन। हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट डीएनए हमारे पास आया है उस पर हम लगाएंगे कट, और कट लगाने के लिए हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर सीजर यानी कैंची, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमारे पास बहुत सारे टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो अपनी स्पेशल सीक्वेंस को फाइंड करके सिर्फ वहीं पर कट लगाते हैं। यानी हर एक एंडोन्यूक्लियस के लिए एक अलग सी स्पेशल सीक्वेंस होती है जहाँ पर वो कट लगाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, उस पर कट लगाना, और जब हम कट लगाते हैं तो जो छोटे छोटे डीएनए के पीस बनते हैं उनको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यानी RFLP। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमने वापस डीएनए को कट क्यों किया, पहले हमारे पास छोटा डीएनए था, उससे हमने कंप्लीट डीएनए बनाया और अब वापस कट क्यों कर रहे हैं। तो ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, डीएनए जो होता है ना, हमारा जो 99.9% डीएनए होता है वो सबका सेम होता है, और कंप्लीट डीएनए को रीड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। यानी एक पूरा कंप्लीट डीएनए हम दूसरे से मैच करें, ऐसा हम कर नहीं सकते। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा 99.9% डीएनए जो है ऑल ह्यूमन बींग का सेम है, 1% जो होता है उसमें डिफरेंस होता है। अब इसमें क्या होता है, जो पार्ट हमारा सेम है वो हमारे लिए काम का नहीं है, उसको हमें मैच करके देखने की क्या ज़रूरत है जब हमें पता है पूरा सेम है। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ सेम नहीं है यानी जिसमें डिफरेंस है, जिसे हम बोलते हैं जंक डीएनए, ठीक है, जहाँ पर हमें डिफरेंस मिल रहा है, जो जंक डीएनए, हम सिर्फ उसी को मैच करके पता करते हैं कि जो सामने वाला है उसका डीएनए इससे मैच हो रहा है यानी जो जहाँ पर डिफरेंस होता है, क्योंकि देखो 99.9% तो सबका सेम है, तो उसको मैच करने में हम टाइम क्यों वेस्ट करें। जो 0.1% है हम उसी को मैच करके पता करें कि ये उसका डीएनए है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, जंक डीएनए हैज़ रिपीटिंग सीक्वेंस फाउंड डिफरेंट इन ऑल ह्यूमंस। अब एक और नई बात आ गई कि जंक डीएनए के अंदर भी रिपीटिंग सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, वो जो रिपीटिंग सीक्वेंस होती है वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे किसी में 5 रिपीटिंग सीक्वेंस है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, तो वो सबकी अलग होती है। यानी वो सबकी वेरिएबल नंबर, जिसको हम वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट बोलते हैं। तो ये एक स्पेशल फीचर है कि हम सब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हमारा 99.9% डीएनए सेम होता है सबका। उस 1% में भी हमारे पास रिपीटिंग सीक्वेंस होती है, और वो रिपीटिंग सीक्वेंस जो है वो सबकी अलग अलग होती है। किसी में 5 सीक्वेंस है, ठीक है, वो बार बार रिपीट हो रही है, किसी के पास 10 सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट हो रही है, या किसी के पास जो उन सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड्स है वो किस तरीके के हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसी को मैच करके पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आगे मैंने क्या लिखा है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और उसके बाद डीएनए के 2 पार्ट बनते हैं। एक बनता है बल्क डीएनए, एक आपके पास बनेगा बल्क डीएनए जो सबका सेम होता है, एक आपके पास बनेगा स्मॉल डीएनए जो सबका डिफरेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, अब उसमें भी हमें क्या करना है, उस सैटेलाइट डीएनए में भी 2 पार्ट बनते हैं, एक बनता है मिनी सैटेलाइट, एक बनता है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट वो पार्ट है जिसमें रिपीटिंग सीक्वेंस होती है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी पार्ट को लेंगे और सिर्फ इसी को हमें मैच करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंप्लीट डीएनए होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम वो जो रिपीटिंग सीक्वेंस है उनको फाइंड करेंगे, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से सिर्फ उन सीक्वेंस को हम कट करके निकाल लेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये 3 रिपीटिंग सीक्वेंस है, और इसके ऊपर जो है ये मैंने यहाँ पर 5 रिपीटिंग सीक्वेंस बनाई है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला जो इनको कट करेगा, और सिर्फ ये सीक्वेंस वाला पार्ट मैंने अलग निकाल लिया। यानी पूरा डीएनए मुझे मैच नहीं करना है, मुझे खाली ये सीक्वेंस मैच करके देखनी है सामने वाले से मैच होती है नहीं होती। अगर ये मैच हो जाती है मतलब वो क्रिमिनल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसलिए हमने डीएनए को वापस कट किया है। ठीक है, वो चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप जो हमने फ्रेगमेंट क्यों काटे हैं, वो फ्रेगमेंट काटने का मतलब ये है कि उन फ्रेगमेंट में रिपीटिंग सीक्वेंस होती है जिन्हें हमें मैच करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है ना, स्टेप नंबर 4, वो है जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। अब ये हमें क्यों यूज़ लेना पड़ता है, हमने जो सीक्वेंस काटी है
अब वो भी बहुत सारी आई होगी हमारे पास, तो हमें उन्हें अलग अलग करना है। और जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में हम ये जो टेक्निक है ये इसलिए हमारे लिए काम आती है क्योंकि देखो इसमें हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं और करंट के साथ हमारा डीएनए जो है वो मूव करता है। और उसमें क्या होता है कि जो छोटा पार्ट होगा डीएनए का जिसमें कम रिपीटिंग सीक्वेंस होगी वो ज़्यादा आगे जाएगा मूवमेंट करते हुए, है ना, क्योंकि छोटा होगा तो वो जल्दी मूवमेंट करेगा। जितना इंसान हल्का होता है वो जल्दी ज़्यादा भाग सकता है, जो भारी होगा वो ज़्यादा नहीं भाग सकता। तो जो हमारे पास डीएनए के छोटा पीस होगा यानी जिसमें रिपीटिंग सीक्वेंस कम होगी वो ज़्यादा दूर तक जाएगा भागते हुए, जो बड़ा डीएनए का पीस होगा जिसमें रिपीटिंग सीक्वेंस ज़्यादा होगी वो पीछे रह जाएगा। तो यही करना है इसमें हमें क्या करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज यूजिंग एग्रोस जेल। यहाँ पर हम एग्रोस जेल का एक बेड बनाते हैं, उस बेड को यूज़ करते हैं, उसमें अलग अलग बॉक्स होते हैं जिसमें हम हमारा डीएनए डालते हैं। अब डीएनए में आप सबको पता होगा डीएनए का चार्ज होता है माइनस, क्योंकि उस पर फॉस्फेट होते हैं तो उसकी वजह से उसका चार्ज होता है माइनस। डीएनए खुद माइनस होता है, तो जब भी हम करंट फ्लो करेंगे तो करंट में आपको पता है एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है। आपको ये भी पता है ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डीएनए जब खुद माइनस वाला है तो वो प्लस की तरफ भागेगा, ठीक है, और भागेगा कैसे, जो हल्का होगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, जो भारी होगा वो पीछे रह जाएगा। यानी इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हो। ये यहाँ पर देखिए मैंने एग्रोस जेल का एक बेड बनाया, ये यहाँ पर ये वाला एग्रोस जेल आपको पता है उसका यूज़ लेंगे हम और यहाँ पर एक बेड बनाएंगे। अब इस बेड में आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एनोड लगाया यानी प्लस चार्ज, यहाँ पर मैंने कैथोड लगाया यानी माइनस चार्ज, और फिर मैं करंट फ्लो कर रही हूँ। तो करंट फ्लो करने से यहाँ पर मैंने मेरा डीएनए लोड किया था, ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर इनके अंदर मैंने मेरे डीएनए के पीस लोड किए थे। तो जब मैं करंट फ्लो करूँगी तो करंट के साथ डीएनए भागेगा और डीएनए खुद माइनस वाला होता है तो वो प्लस की तरफ भागेगा। अब उसमें भी आप क्या देख रहे हो, देखिए इसमें आप क्या देख रहे हो, जो डीएनए का छोटा पीस है वो आगे तक गया है, बड़ा वाला पीछे रह गया, सबसे बड़ा वाला और पीछे रह गया। तो इस तरीके से डीएनए के जो पीसेस हैं वो हमारे पास क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। अब सेपरेट हो गए, अब देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेपरेट होने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है वो देखिए। पहले हमें सेपरेट करना था वो हमने कर दिया। अब स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है, सडन ब्लॉटिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने सेपरेट तो कर दिया, अब उन पीस को आपको बाहर निकालना है, अलग अलग लेना है, उनको रीड करना है कि उनके ऊपर कौन से सीक्वेंस हैं, कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर कितनी रिपीटिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हम यूज़ लेते हैं सडन ब्लॉटिंग। अब सडन ब्लॉटिंग में आप क्या करते हो, यहाँ पर आप नाइलॉन की एक मेम्ब्रेन होती है या नाइट्रोसेल्यूलोज का एक पेपर होता है जिसके ऊपर हमें ब्लॉट लेना होता है, यानी जो डीएनए के पीसेस आपके पास अलग हुए उनका प्रिंट लेना होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये आपके पास देखो ये ब्लॉटिंग टेक्निक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने लिखा है नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर और जेल डीएनए ब्लॉट। तो ये देखिए आपके पास नाइट्रोसेल्यूलोज के इस तरीके के पेपर हैं, ठीक है, और इनके ऊपर हमने क्या कर दिया, जो भी हमारी रिपीटिंग सीक्वेंस थी उनको हमने इसके ऊपर ले लिया, यानी जो एग्रोस जेल वाला बॉक्स था वहाँ से निकाल के हमने डीएनए यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या बोला है, ये जो सडन ब्लॉटिंग होती है इसमें आपने क्या बोला है कि हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोब डालेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो प्रोब है उसको आपको रीड करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जो सीक्वेंस आई है, जैसे ये सीक्वेंस है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐसे एडेनिन, थाइमिन, ठीक है, साइटोसिन, ग्वानिन ये है, लेकिन अभी हमें नहीं पता यहाँ पर क्या न्यूक्लियोटाइड है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बहुत सारे प्रोब डालोगे। अब जो इसके ऑपोजिट होगा, जैसे एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, जो इसका ऑपोजिट होगा ना वो यहाँ इसके साथ आके बाइंड हो जाएगा। इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो हमने प्रोब खुद डाला है ये तो हमारे लिए नॉन है ना, क्योंकि हमने खुद डाला है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा प्रोब किसके साथ जाके बाइंड हुआ है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि सामने वाले की सीक्वेंस क्या है, उसके पास कितनी रिपीटिंग सीक्वेंस है, उसके पास कौन से न्यूक्लियोटाइड्स है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रोब डीएनए डालते हैं और वो प्रोब डीएनए ये जो हमने सेपरेट किए हैं डीएनए के सेगमेंट्स, इनके साथ जाके वो बाइंड होते हैं, इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पर हम जो प्रोब यूज़ लेते हैं वो प्रोब कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव, यानी उनके अंदर अलग सी चमक होती है ताकि हमको पता चल जाए हमारा ये वाला प्रोब यहाँ जाके बाइंड हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो हमारा लास्ट स्टेप है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में यही करना है हमको, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब इज प्रिपेयर्ड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो होगा, मतलब पहले हमारा डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है, ये जो प्रोब है हमारे पास, सॉरी ये जो हमने जो हमारे पास में पीस है डीएनए के जो हमने सेपरेट किए वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। और डीएनए जो है वो अपने सामने वाला डबल स्ट्रैंड बनाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही हम प्रोब डालेंगे तो वो उस प्रोब के साथ बाइंड होकर डबल स्ट्रैंड डीएनए बना लेगा, ठीक है। तो इसीलिए
इसमें हमारा लास्ट स्टेप होता है और वो हमको ये करना होता है ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो हमारा प्रोब होगा वो, जैसे मैंने ये देखो ग्रीन कलर से दिखाया है, जो प्रोब इससे मैच होगा वो उस डीएनए के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उन सारी सीक्वेंस को रीड कर लेंगे, ठीक है। जो प्रोब जिसके साथ जाके बाइंड होगा उससे पता चल जाएगा ये डीएनए इसका है, क्योंकि हम उनका भी तो डीएनए वहाँ से निकाल रहे हैं ना, उनकी भी, जैसे जो हमारे सामने क्राइम सस्पेक्ट है, जो भी 5 लोग 10 लोग हमने उसका डीएनए निकाला है, उसमें भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, कट लगाएंगे, रिपीटिंग सीक्वेंस निकालेंगे, फिर उनको इनके साथ डालेंगे। तो जिसका जिसके साथ मैच होगा, यानी जिसकी सीक्वेंस के ऑपोजिट सीक्वेंस उसके पास होगी, वो उसके साथ जाके बॉन्ड बना के डबल स्ट्रैंड डीएनए बना देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्रिमिनल कौन है। तो इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। एक बार मैं वापस आपको सारे स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले हमें डीएनए का आइसोलेशन करना है, वो मैंने बता दिया कैसे करना है, कौन कौन से एंजाइम यूज़ लेने हैं। फिर हमें एम्प्लीफिकेशन करना है, इसमें हम पीसीआर टेक्नोलॉजी यूज़ लेते हैं, मशीन यूज़ में लेते हैं, जो क्या करती है एक छोटे से डीएनए के पीस से कंप्लीट डीएनए या बड़ा पीस या उसका एम्पलीफाई कर देगी, उसको बड़ा कर देगी। थर्ड हमको क्या करना है, फिर से कट लगाना है। कट हम क्यों लगाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। 99.9% डीएनए सबका सेम होता है, खाली 1% जिसे हम जंक डीएनए बोलते हैं उसमें डिफरेंस होते हैं। फिर उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, उसमें भी क्या होता है, रिपीटिंग सीक्वेंस होती है जो बार बार रिपीट होती है। तो हम सिर्फ उन रिपीटिंग सीक्वेंस को कट करके अलग अलग निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 4th स्टेज में जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के थ्रू डीएनए के जो पीस है हमारे पास रिपीटिंग सीक्वेंस वाले, उनको अलग अलग करेंगे। बड़ा पीस कौन सा है, छोटा कौन सा है, किस में ज़्यादा रिपीटिंग सीक्वेंस है, किस में कम है। अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, उन सबको एक नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पे ले लेंगे, जिसे हम बोलते हैं सदन ब्लॉटिंग, यानी सबको हमने अलग अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उसमें हमारे प्रोब डीएनए डालेंगे, यानी जो हमने हमारे जो क्राइम सस्पेक्ट हैं उनके जो डीएनए हमने निकाले हैं, उनके जो प्रोब है वो इसमें डालेंगे। जिसका प्रोब जिसके साथ जाके मैच हो जाएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन क्राइम है। अब इसी में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें रीड करने में आसानी हो, हमें दिक्कत नहीं हो, तो हम हमारे प्रोब जो है उनको रेडियो एक्टिव कर देते हैं, उनके अंदर कोई डाई डाल देते हैं। डाई मतलब इथीडियम ब्रोमाइड डाई डालते हैं हम, तो उसकी वजह से वो थोड़े से चमकते हुए अलग कलर शो करते हैं, तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो पूरा ख़त्म हुआ। और इसमें कुछ चीज़ें मैंने लिखी है, जैसे कि इंडिया के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर किसको बोलते हैं, डॉक्टर लालजी सिंह को, ठीक है। ये हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था। थैंक यू सो मच।